हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 79 तकनीकें। यांग ये ने आराम नहीं किया और वह सीधे तकनीक मंडप में चला गया और तलवार सेवक पैगोडा में यांग ये की उपलब्धियों के कारण उसे संप्रदाय में एक सेलिब्रिटी माना जा सकता था। तकनीक पैगोडा के रास्ते भर सभी बाहरी दरबार के शिष्यों ने यांग ये को प्रणाम किया और उसे एक वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित किया। यांग ये ने इन सब के प्रति थोड़ा असहाय महसूस किया। हालांकि चूंकि अन्य लोगों ने उसका सम्मान किया था, इसलिए उन्हें अपमानित करना स्वाभाविक रूप से अनुचित था, इसलिए उसने उन सभी को एक एक करके जवाब दिया। इस प्रकार उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति लगभग हिलने लगी। यांग ये अभी तकनीक मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंचे ही थे कि बाहरी प्रांगण के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका और कहा, बच्चे, तुम यांग ये हो? यांग ये दंग रह गया और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, बड़े, आप? बाहरी दरबार के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनहेरिटेंस एल्डर यानसू हूं, जो तकनीक मंडप का प्रबंधन करता है। तुम बुरे नहीं हो, बच्चे। तुम वास्तव में 22वें स्तर तक चढ़ने में सक्षम थे। इतने सालों पहले मैं 16वें स्तर पर हार गया था। तुम वास्तव में बुरे नहीं हो। कड़ी मेहनत करो और साधना करो ताकि तुम आरोही रैंकिंग के दौरान हमारे तलवार संप्रदाय के लिए एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सको। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने कहा, बड़े, क्या मैं कुछ तकनीकों को चुनने के लिए तकनीक मंडप में प्रवेश कर सकता हूं? यह सुनकर यानसू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, संप्रदाय के नियमों के अनुसार बाहरी दरबार के शिष्यों को तकनीक चुनने के लिए योगदान अंक देने पड़ते हैं। हालांकि चूंकि यह आप हैं, मैं एक अपवाद कर सकता हूं। मैं आपको पीली रैंक की एक साधना तकनीक और पीली रैंक की एक युद्ध तकनीक चुनने की अनुमति दूंगा। जहां तक गहन रैंक की मंजिल, पृथ्वी रैंक की मंजिल और स्वर्ग रैंक की मंजिल की बात है जो पीली रैंक की मंजिल से ऊपर स्थित है, वे ऐसी जगहें नहीं हैं जो मेरे नियंत्रण में हैं। जब उसने यानसू की बात सुनी तो यांग ये को तुरंत अपने सामने खड़े इस बुजुर्ग के बारे में अच्छी धारणा हो गई और उसने यानसू की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, धन्यवाद बुजुर्ग। यानसू मुस्कुराया और कहा, अंदर जाओ। वहां की कुछ पीली श्रेणी की साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें वास्तव में अच्छी हैं। यांग ये ने एक बार फिर बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और फिर वह तकनीक मंडप में चले गए। जब उसने पीले रैंक के तल के भीतर रैक पर रखे स्क्रॉल को देखा तो यांग ये अपने दिल में बेहद हैरान हो गया और उसने खुद से सोचा, जैसा कि एक संप्रदाय से उम्मीद की जाती है, यहाँ स्क्रॉल की संख्या के आधार पर यहाँ 100,000 से कम पीले रैंक की साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें नहीं हैं। 100,000 पीले रैंक की साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें, और इसमें मेरे ऊपर की 3 मंजिलों की तकनीकें भी शामिल नहीं हैं। ऐसा दृश्य कितना चौंकाने वाला होगा। यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और बाईं ओर साधना तकनीक अनुभाग में चला गया। उसे अभी तलवार की तकनीक चुनने का मन नहीं था, क्योंकि उसने गेल स्टेप्स, स्वॉर्ड कंट्रोल तकनीक, एनर्जी स्प्लिट तकनीक, स्वॉर्ड क्यू फिंगर और रिएक्टिव स्ट्राइक को पूरी तरह से नहीं समझा था, जो उसने खुद बनाया था, इसलिए उसके लिए अन्य तलवार तकनीक सीखना वास्तव में उपयुक्त नहीं था। यांग यी को यह सिद्धांत समझ में आ गया कि वह अपनी क्षमता से अधिक कुछ नहीं खा सकता। यांग यी ने उन साधना तकनीकों की सीधे तौर पर अवहेलना की जो गहन ऊर्जा की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार कर सकती थी, क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। खास तौर पर मात्रा के मामले में, क्योंकि अगर छोटा भंवर सहयोग करता तो यह बस अक्षय होता, और अगर छोटा भंवर सहयोग नहीं भी करता तो भी उस छोटे भंवर द्वारा दी गई स्वर्ण गहन ऊर्जा उसके वर्तमान साधना क्षेत्र के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। वह एक ऐसी साधना तकनीक की तलाश करना चाहता था जो उसकी शारीरिक शक्ति को बेहतर बना सके, जैसे कि बुनियादी शारीरिक शोधन तकनीक। जाहिर है, इस युग में जहां भौतिक शरीर पर नहीं बल्कि गहन ऊर्जा पर जोर दिया जाता था, शारीरिक शोधन तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं। यांग ये ने लगभग 2 घंटे खोज की, फिर भी वह एक भी साधना तकनीक नहीं खोज पाया जो भौतिक शरीर को बेहतर बना सके। 2 घंटे बीतने के बाद और जब यांग ये हार मानने ही वाला था, अचानक उसकी नजर चमक उठी और फिर वह तेजी से कोने में एक चट्टान पर चला गया और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सबसे नीचे एक स्क्रॉल उठाया। यांग ये ने उस पर जमी धूल को उड़ाया और फिर उसने उस पर लिखे शब्दों को देखा, शारीरिक शोधन तकनीक, 100 किलेबंदी। यांग ये इन शब्दों को पढ़कर अपने दिल में प्रसन्न हुआ और उसने जल्दी से इसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। 100 किलेबंदी तकनीक को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर, त्वचा को सख्त बनाना। दूसरा स्तर, लोहे की त्वचा और पत्थर की हड्डियां। तीसरा स्तर, कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियां। चौथा स्तर, स्टील का शरीर। हर बार जब भौतिक शरीर में सुधार होता है तो शारीरिक शक्ति और रक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, और जब चौथे स्तर तक साधना की जाती है तो सामान्य युद्ध तकनीकों के लिए शरीर को नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव होगा। जब उसने यह परिचय देखा तो यांग ये निराश हो गया। हाँ, वह निराश था क्योंकि यह 100 किलेबंदी तकनीक थोड़ी कमजोर थी।
क्योंकि उसका वर्तमान भौतिक शरीर लोहे की त्वचा और पत्थर की हड्डियों के स्तर के आसपास था, और जब तक वह थोड़ी देर के लिए कड़ी मेहनत करता, वह संभवतः कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियों के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता। दूसरे शब्दों में, यह साधना तकनीक वास्तव में उसके लिए उपयोगी नहीं थी। हालांकि यह कुछ न होने से बेहतर था, खासकर इसलिए क्योंकि यह शरीर को संयमित करने की विधि के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करती थी, और यह यांग ये के लिए वास्तव में अच्छा था। स्क्रॉल को दूर रखने के बाद यांग ये जाने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी समय यांग ये की नज़र 100 किलेबंदी तकनीक के बगल में रखे एक स्क्रॉल पर पड़ी। उस पर उसने शब्द देखे, हाई ग्रेड येलो रैंक तलवार तकनीक, हेवन रेन ड्राइंग तकनीक। यांग ये दंग रह गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि साधना तकनीकों के लिए इस खंड में एक युद्ध तकनीक होगी। हालांकि वह जल्दी से इसका कारण समझ गया, और यह शायद गलत खंड में रखा गया था। यांग यी की जिज्ञासा जागृत हुई और उसने यह स्क्रॉल उठा लिया, और जैसे ही उसने इस पर हेवन रेंड शब्द देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या नाम है? जैसे ही उसने ये शब्द कहना समाप्त किया, वह पुस्तक में से देखने लगा। हेवन रेंड स्वॉर्ड तकनीक, एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक तलवार तकनीक। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, यांग ये की आंखें चमकती गईं और उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। लगभग 1 घंटे के बाद यांग ये ने फिर से स्क्रॉल को घुमाया और कहा, यह वास्तव में अच्छा है। सौभाग्य से मैंने इसे फिसलने नहीं दिया। हेवन रेन ड्राइंग तकनीक ने उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जो उसने रिएक्टिव स्ट्राइक के रूप में बनाया था, लेकिन अलग अलग तरीकों से। यह सरल, संक्षिप्त और एक ही वार से विनाशकारी होने पर जोर देता था। इसके लिए किसी अतिरिक्त सजावट या अलंकरण की आवश्यकता नहीं थी। बेशक यह बेहद भयानक लग रहा था, फिर भी यांग ये जानता था कि इसे सफलतापूर्वक साधना करना असाधारण रूप से कठिन था, क्योंकि तकनीक में वर्णित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ताकत और गति के सटीक और दोषरहित विलय की आवश्यकता थी। शायद यह दूसरों के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन यांग ये के लिए ऐसा नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही इसका आधार था। इसके अलावा उसे केवल अपनी खुद की रिएक्टिव स्ट्राइक को बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करना था। अतीत में जब यांग ये ने रिएक्टिव स्ट्राइक का उपयोग किया था, तो उसे लगा कि इसमें कुछ कमी है, और जब उसने अब यह तलवार तकनीक देखी, तो उसे आखिरकार पता चल गया कि इसमें क्या कमी है। इसमें तात्कालिक विस्फोटक शक्ति का अभाव था। अतीत में उसने कभी अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी थी। ऐसा सिर्फ वही नहीं था जिसने अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी, तलवार संप्रदाय के ज्यादातर शिष्यों ने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी, क्योंकि सभी को लगा कि यह परेशानी भरा है। अगर किसी की तलवार को उसके स्थानिक वलय में रखा जाए, तो वह एक ही विचार से उसके हाथ में आ जाएगी। यह कितना सुविधाजनक था। इस तरह की सोच गलत नहीं थी, लेकिन यांग ये के रिएक्टिव स्ट्राइक का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्टिव स्ट्राइक में कमजोर बिंदु की तलाश करने और फिर एक ही वार से अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए इसे पूरा करने के लिए किसी को सिर्फ ताकत, गति और समझदारी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे विस्फोटक शक्ति की भी जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, वह शक्ति जिसके साथ तलवार को हेवन रेन ड्राइंग तकनीक के अनुसार खींचा जाता है। हेवन रेन ड्राइंग तकनीक के साथ यांग यी ने जो रिएक्टिव स्ट्राइक बनाया था उसे बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम था, और इससे वह थोड़ा उत्साहित हो गया। यांग ये ने दोनों स्क्रॉल हाथ में लिए और नीचे चला गया, और फिर वह यानसू के सामने पहुंचा और कहा, बड़े यान, मैं ये दोनों ले लूंगा। जब उसने यांग ये के हाथ में 2 तकनीकें देखी, तो यानसू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शरीर को परिष्कृत करने की साधना तकनीक। बच्चे, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानते कि शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक से साधना करना कितना कष्टदायक होता है? इसके अलावा, जब तुम प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच जाओगे, तो तुम शरीर को परिष्कृत करने के लिए शरीर में गहन ऊर्जा खींच पाओगे। इसलिए तुम्हें जानबूझकर अपने शरीर को संयमित करने की कोई जरूरत नहीं है। यांग ये मुस्कुराए और बोली, यह ठीक है, मैं बस एक कोशिश करना चाहती हूँ। वह स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी को यह नहीं बताएगा कि शरीर का परिष्कार उसके अनुकूल है। हालांकि बूढ़े आदमी की आवाज में अच्छे इरादों ने यांग ये के दिल को थोड़ा गर्म कर दिया। यांग ये की बात सुनकर यानसू ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने यांग ये द्वारा लिए गए दूसरे स्क्रॉल को देखा और कहा, मैं आपकी साधना तकनीक के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप वास्तव में इस हेवन रेन ड्राइंग तकनीक की साधना करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे तलवार संप्रदाय में अधिकांश तलवार तकनीकें गति पर जोर देती हैं, लेकिन जब कोई पहले से ही आपकी ओर अपनी तलवार तान रहा होगा, तब भी आप अपनी तलवार खींच रहे होंगे, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यांग ये ने कहा, बड़े, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी इसे आजमाना चाहता हूँ। यानसू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत ज्यादा बोलने के लिए दोष मत दो, लेकिन जब से मैंने इनहेरिटेंस एल्डर का पद संभाला है, मैंने कभी किसी को बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक और हेवन रेन ड्राइंग तकनीक उधार देते नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि यह साधना तकनीक और युद्ध तकनीक अच्छी नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही वास्तव में बहुत कठिन हैं। इसके अलावा, जरूरी नहीं कि उनका प्रभाव अन्य तकनीकों से बेहतर हो।
अगर तुम उन्हें छोड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर से चुनने की अनुमति दे सकता हूँ। यांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एल्ड यानसू को आपके अच्छे इरादों के लिए सच में धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं अभी भी उन्हें आजमाना चाहता हूँ। अगर यह वास्तव में बहुत मुश्किल है तो मैं योगदान अंक अर्जित करूंगा और उन्हें अन्य तकनीकों के लिए बदल दूंगा। क्या यह ठीक है? यानसू ने आह भरी जब उसने देखा कि यांग ये इन तकनीकों को साधना जारी रखे हुए है, और उसने कहा, इसे भूल जाओ। अपनी ताकत और क्षमता के साथ, शायद तुम वास्तव में इन तकनीकों को दुनिया को चकाचौंध करने की अनुमति दे सको। याद रखो, तलवार संप्रदाय की तकनीकों को संप्रदाय के बाहर किसी को नहीं फैलाया जा सकता है, और तुम्हें उन्हें 1 महीने के भीतर वापस करना होगा। अन्यथा, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जब यानसू ने उसे मनाना बंद कर दिया तो यांग ये ने राहत की सांस ली और फिर उसने जल्दी से सिर हिला दिया। यानसू ने यांग ये द्वारा अपनाई गई तकनीकों का विवरण रिकॉर्ड करने के बाद, यांग ये ने उन्हें लिया और कूल ब्रीज गॉज की ओर चल पड़ा। हालांकि, जब वह प्रशिक्षण मैदान से गुजरा तो एक जानी पहचानी आवाज ने यांग ये को आगे बढ़ने से रोक दिया, और फिर उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। अध्याय 80 जीवन और मृत्यु का अखाड़ा। यह जानी पहचानी आवाज किसी और की नहीं बल्कि किंगसू की थी, जिसने उसे उस दिन बाहरी प्रांगण में अपने समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस समय किंगसू के चेहरे पर एक उग्र भाव था, जबकि वह अपने सामने खड़े एक आदमी से बहस कर रही थी। इसके अलावा किंगसू और उस आदमी के पीछे क्रमशः बाहरी प्रांगण के कुछ दर्जन शिष्य खड़े थे। यांग ये उस आदमी को नहीं जानता था जो किंगसू से बहस कर रहा था। हालांकि, यांग ये एक और आदमी को जानता था जो उस आदमी के बगल में खड़ा था और किंगसू की ओर इशारा करते हुए तीव्र तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में जियांग युआन था जिसने उस दिन उसके साथ संघर्ष किया था। यांग ये एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर वह आगे बढ़ गया। यांग ये उन सब के पीछे ही पहुंचा था कि उसने जियांग युआन को उग्रता से बोलते सुना। किंगक्सू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अपने सभी सदस्यों का नेतृत्व करो और मेरे समूह में शामिल हो जाओ या अपने समूह को भंग कर दो। अन्यथा, भविष्य में तलवार संप्रदाय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। जियांग युआन लंबे समय से किंगक्सू के समूह के प्रति लालची था। बाहरी प्रांगण में स्थापित सभी नए छोटे समूहों में से केवल किंगक्सू के समूह में ही उसके समूह के खिलाफ जाने की ताकत थी। जब तक वह इस समूह को अपने साथ मिला लेता, तब तक जब बाहरी प्रांगण के शिष्यों का पुराना समूह और बाहरी प्रांगण की रैंकिंग में शामिल प्रतिभाशाली लोग आंतरिक प्रांगण के शिष्य बन जाते, तब वह बाहरी प्रांगण को नियंत्रित कर लेता। किंगजू ने जियांग युआन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जियांग युआन के बगल में खड़े उस आदमी को घूरती रही, जबकि उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई जंगवेन, आप आउटर कोर्ट रैंकिंग के विशेषज्ञ हैं और आउटर कोर्ट के शिष्यों में वरिष्ठ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे छोटे छोटे समूहों के बीच होने वाली इन छोटी छोटी बहसों में रुचि रखते हों? जंगवेन नामक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर बहन किंगक्सू, आप भी जानती हैं कि भले ही मैं आउटर कोर्ट रैंकिंग में केवल 26वें स्थान पर हूं, लेकिन अब से 2 महीने बाद इन कोर्ट परीक्षा के दौरान मेरे लिए इन कोर्ट शिष्य बनना मुश्किल नहीं होगा। तो फिर वरिष्ठ भाई जंग जियांग युआन के साथ जूनियर बहन पर अत्याचार करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? किंगक्सू हैरान थी। जंगवेन ने अपनी नज़र से किंगक्सू को देखा और फिर कहा, जूनियर बहन किंगक्सू, मुझे आपके समूहों के बीच इन छोटे पैमाने के तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे केवल आप में दिलचस्पी है। जब तक आप मेरी दाव साथी बनने के लिए तैयार हैं, तब तक यह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, भले ही आप मुझे अन्य सभी छोटे समूहों को वश में करने के लिए कहें। वह डींग नहीं मार रहा था, क्योंकि सभी मजबूत वरिष्ठ बाहरी अदालत के शिष्य मूल रूप से 2 महीने में शुरू होने वाली परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, और उन शिष्यों को इन छोटे समूहों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए, अगर वह उनके खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो वह बिल्कुल शरद ऋतु की हवा की तरह होगा जो सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है। जियांग युआन की अभिव्यक्ति तब लटक गई जब उसने जंगवेन की बात सुनी। उसने बाहरी कोर्ट रैंकिंग के इस विशेषज्ञ से मदद पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, और वह मूल रूप से उम्मीद कर रहा था कि जंगवेन बाहरी कोर्ट में सभी नए शिष्यों को एकजुट करने में उसकी मदद करेगा। हालांकि, उसने कभी नहीं सोचा था कि जंगवेन वास्तव में एक महिला के लिए अपने वचन से पीछे हटने का इरादा रखेगा। दूसरी ओर, किंगक्सू के पीछे सभी बाहरी दरबार के शिष्य धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे, और उन्होंने जंगवेन को गुस्से से घूरा। अगर वे उससे डरते नहीं थे क्योंकि वह बाहरी दरबार की रैंकिंग में रैंक किया गया था, तो वे बहुत पहले ही हमला कर चुके होते। ऐसा लग रहा था जैसे जंगवेन ने उनके गुस्से भरे हाव भावों पर ध्यान ही नहीं दिया, और वह सिर्फ किंगजू को आंकता रहा। उसने शुरू में जियांग युआन को इस छोटे से समूह से निपटने में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने किंगजू को देखा तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। तलवार संप्रदाय में बहुत कम महिला शिष्य थीं, और जो इतनी सुंदर थीं, वे और भी दुर्लभ थीं। इसलिए, जब उसने उसे देखा, तो उसका दिल हिल गया। किंगक्सू की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी, और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी जब उसने जंगवेन को देखा। यह बाहरी कोर्ट रैंकिंग के विशेषज्ञ का व्यवहार है। यह वास्तव में एक शहर के नीच खलनायक से भी कम है।
आप वास्तव में दूसरों को अपना दांव साथी बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कितना शर्मनाक और घिनौना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जियांग युआन से भी कमतर हैं। कम से कम, वह इस हद तक नीच नहीं है। कितना संतोषजनक, जियांग युआन ने अपने दिल में कहा। किंगक्सू की तुलना में वह अपने साथ मौजूद इस विशेषज्ञ से और भी अधिक नफरत करता था। वास्तव में, कोई भी व्यक्ति जो मदद पाने के लिए पैसे देता है, लेकिन यह पता चलता है कि उसकी मदद दुश्मन की मदद करने के लिए थी, वह नाखुश महसूस करेगा। जंग वेन की आंखें सिकुड़ गईं, और फिर उनके भीतर एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने कहा, जूनियर बहन किंगक्सू, आपको जो कुछ भी कहा है, उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा, सीनियर भाई आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं। सीनियर भाई ने केवल इतना कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दाव साथी बनेंगी, फिर भी आपने मुझे अपमानित किया। इसलिए, आपको या तो मुझसे माफी मांगनी होगी या मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। ठीक है, जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में एक चुनौती। जब उन्होंने जंग वेन की आवाज सुनी, तो किंगजू के पीछे का समूह शोरगुल से भर गया। उसके बाद, जब वे अपने दिलों से उभरे, तो उन्होंने तुरंत अपने दिलों में जंग वेन के बेशर्म होने की निंदा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जियांग युआन के पीछे के कुछ शिष्यों ने भी जंग वेन के प्रति घृणा के भाव प्रकट किए। क्योंकि जंग वेन आउटर कोर्ट रैंकिंग में एक प्रतिष्ठित आउटर कोर्ट शिष्य था, फिर भी उसने वास्तव में एक नए आउटर कोर्ट शिष्य को चुनौती दी थी, और वह उस शिष्य को जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में चुनौती देना चाहता था। यह वास्तव में बहुत बेशर्मी थी। किंगक्सू के चेहरे पर गुस्से की लहर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जंग वेन वास्तव में इतना बेशर्म होगा। माफी मांगना, यह बिल्कुल असंभव था। फिर भी अगर वह उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती और जीवन और मृत्यु के अखाड़े में चली जाती, तो भले ही जंग वेन उसे न भी मारे, वह शायद उसे जी भरकर अपमानित करेगा। बेशक, वह उसकी चुनौती को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका यह समूह अभी अभी स्थापित हुआ था, और अगर वह युद्ध से पीछे हट जाती, तो वह उसके बाद तलवार संप्रदाय में किसी और को भर्ती करने में सक्षम होने का सपना देख सकती थी। जब किंगजू मुश्किल स्थिति में थी, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, मैं उसकी ओर से आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा। जब उन्होंने यह आवाज सुनी, तो सभी चौंक गए। जियांग युआन और जंग वेन ने भौहें सिकोड़ लीं, जबकि किंगक्सू अपने दिल में खुश थी क्योंकि यह आवाज यांग ये की थी। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, और जब उन्होंने देखा कि यह यांग ये थी, तो वे शोर मचाने लगे। यह यांग ये है, यह वास्तव में वही है। हाहा, अब देखने के लिए एक शो है। जल्दी खुश मत हो जाओ। वह जंग वेन प्रथम स्वर्ग क्षेत्र की तीसरी रैंक का विशेषज्ञ है। दूसरी ओर, यांग ये अभी भी नश्वर क्षेत्र में है। क्या वह जंग वेन को हरा सकता है? आप शायद नहीं समझे। यांग ये एक दुर्जय व्यक्ति है जो 22वें स्तर को पार करने में सक्षम था। क्या आप जानते हैं कि 22वें स्तर का क्या मतलब है? आप जियांग युआन को जानते हैं, है न? जियांग युआन केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में एक ताकत के साथ 16वें स्तर तक चढ़ने में सक्षम था, जबकि यांग ये 22वें स्तर को पार करने में सक्षम था। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरी गांड। मुद्दे पर आओ। ठीक है, बकवास बंद करो। इसका मतलब है कि यांग ये की ताकत पहले से ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के साधारण विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में हमारी बड़ी बहन किंगजू के लिए खड़ा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बड़ी बहन किंगजू पसंद आ गई हो? हे भगवान, कृपया ऐसा मत करो। बड़ी बहन किंगजू मेरी है। तुम आईने में क्यों नहीं देखती? तुम सुअर जैसी दिखती हो। बड़ी बहन किंगक्सू तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? उनकी चर्चाओं के बीच, यांग ये पहले ही किंगक्सू के पास आ चुका था, और उसने उसे थोड़ा सिर हिलाकर अभिवादन किया। इससे पहले, वह मुख्य रूप से इसलिए नहीं आया था क्योंकि वह देखना चाहता था कि किंगक्सू जंगवेन की शर्तों का सामना कैसे करेगी। अगर किंगक्सू वास्तव में इससे सहमत थी, तो वह केवल इतना कह सकता था कि उसने उसे गलत समझा था। सौभाग्य से, किंगक्सू जिसे उसने अपना दोस्त माना था, ने उसे निराश नहीं किया। किंगक्सू ने यांग ये को देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाया। किसी अज्ञात कारण से, उसे लग रहा था कि जंग वेन जो आउटर कोर्ट रैंकिंग में था, वह यांग ये के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। बेशक, अगर उसने उस दिन वह दृश्य नहीं देखा होता जब यांग ये ने जियांग युआन को तुरंत कुचल दिया था, तो उसे ऐसा महसूस नहीं होता। तुम यांग ये हो। इस बीच, जंग वेन ने यांग ये को देखा और धीमी आवाज में पूछा। वह भी यांग ये से बहुत डरता था। उसे तो छोड़िए, हर कोई यांग ये से डरता था क्योंकि यह एक ऐसा अस्तित्व था जो प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता में उस राक्षसी महिला से कहीं आगे था। यांग ये ने जंग वेन की ओर देखने के लिए मुड़कर कहा, किंगक्सू मेरी दोस्त है और मैं किंगक्सू के समूह का सदस्य हूँ। तो चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं और भविष्य में उसके और इस समूह के साथ परेशानी की तलाश में नहीं आते, ठीक है? जब उसने यांग ये की आवाज सुनी, जिसमें थोड़ी कमजोरी का आभास था, तो जंग वेन को तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ, और उसने तुरंत कहा, जाने दो। उसने अभी अभी सबके सामने मेरा अपमान किया है, तो हम इस मामले को कैसे जाने दे सकते हैं?
यह उन लोगों में से एक है जो तर्क का जवाब नहीं देते। यांग ये को तुरंत समझ में आ गया और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा है, तो चलो जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में चलते हैं। यह सुनकर जंग वेन की पलकें झपक गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, यांग ये, यह किंगक्सू और मेरे बीच का मामला है। क्या तुम वाकई हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हो? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि किंगक्सू मेरी दोस्त है। ठीक है, अपनी सांसें बर्बाद मत करो, चलो जीवन और मृत्यु के अखाड़े में चलते हैं। यांग यी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते समय अपनी सांस बर्बाद नहीं करेगा जो तर्क का जवाब नहीं देता, क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात थी। यांग ये को इस तरह दबंग तरीके से पेश आते देख जंग वेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, और उसने उदास भाव से कहा, यांग ये, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम इस वजह से आउटर कोर्ट रैंकिंग पर शिष्यों को धमका सकते हो। आउटर कोर्ट रैंकिंग पर मौजूद प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जब उसने सुना कि जंग वेन उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो यांग ये ने उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, तुम सच में खुद की बहुत तारीफ करते हो। क्या तुम पूरे आउटर कोर्ट रैंकिंग का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हो? ठीक है, कृपया बकवास बंद करो। क्या तुम मेरे साथ जीवन और मृत्यु के मैदान में आओगे या नहीं? क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो? उसे जवाब दो, तुम जाओगे या नहीं? क्या अभी तुम्हें इतना भरोसा नहीं था? बिल्कुल, क्या हुआ, अब तुम डर गए हो? अगर नहीं डरे तो आगे बढ़ो। क्या यह जीवन और मृत्यु का अखाड़ा नहीं है? क्या आउटर कोर्ट रैंकिंग के सभी शिष्य ऐसे हैं जो कमजोर लोगों को धमकाते हैं लेकिन ताकतवर लोगों से डरते हैं? आप किसी को चुनौती देते हैं जब वह व्यक्ति आपसे कमजोर होता है, फिर भी आप पीछे हट जाते हैं जब कोई दूसरा आपसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आउटर कोर्ट रैंकिंग पर हर कोई आपके जैसा है, तो मैं भविष्य में आउटर कोर्ट रैंकिंग में आने के लिए संघर्ष नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। कुछ समय के लिए किंगजू के पीछे खड़े सभी शिष्यों ने उसका लगातार उपहास करना शुरू कर दिया। जंग वेन ने जब उनकी बात सुनी तो उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके माथे पर उभरी हुई नसें बता रही थीं कि वह गुस्से में था। ऐसे कई मौके आए जब वह लगभग सहमत हो गया था, फिर भी तर्क ने उसे बताया कि वह इससे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि उसे तलवार सेवक शिवालय के 22वें स्तर से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को हराने में कोई भरोसा नहीं था। काफी देर के बाद जंग वेन ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने यांग ये की ओर नाराजगी से देखा और फिर मुड़कर चलने का इरादा किया। हालांकि जब जंग वेन मुड़ा तो यांग ये ने उसे आवाज दी, रुको। अध्याय 81 तलवार स्कूल। जंग वेन ने पीछे मुड़कर यांग यी को देखा, उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं, और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे आग उगल सकती हों। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, और ऐसा लगा जैसे वह पागल होने वाला है। यांग ये ने जंग वेन के गुस्से की परवाह न करते हुए उदासीनता से कहा, किंगक्सुए से माफी मांगो। यांग ये, ज्यादा दूर मत जाओ। जंग वेन ने यांग ये को बुरी तरह घूर कर देखा और गुस्से से बोला। किंगक्सू कुछ कहना चाहती थी, फिर भी यांग ये ने अपना सिर हल्के से उसकी ओर हिलाया, और फिर उसने जंग वेन की ओर देखा और कहा, यदि आप माफी नहीं मांगती हैं, तो मैं जीवन और मृत्यु के अखाड़े में लड़ाई के लिए चुनौती दूंगा, और मैं आपको मार डालूंगा। उस समय उसने किंगक्सू को देखा, यांग ये के दिल में एक विचार आया, और यह विचार था अपनी खुद की सेना स्थापित करने का, या शायद यह कहा जा सकता है कि रिश्तों का अपना नेटवर्क स्थापित करने का। केवल दुर्जय बलों को इकट्ठा करके और रिश्तों के विशाल नेटवर्क को प्राप्त करके ही वह भविष्य में फूल महल जैसे विशालकाय से निपटने में सक्षम हो सकता था। अन्यथा, अगर वह खुद पर भरोसा करता, तो फूल महल के खिलाफ जाने की बात तो दूर, उसके लिए फूल महल द्वारा उस पर डाले जाने वाले दबाव से बच पाना भी मुश्किल हो जाता। उसके सामने घटी यह घटना एक अवसर थी, यह उसके लिए शक्ति प्रदर्शन करने और उन्हें अपनी ओर खींचने का अवसर था। भले ही इन बाहरी दरबार के शिष्यों की ताकत अभी बेहद कमजोर थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर भविष्य में तलवार संप्रदाय के स्तंभ बनेंगे। इसलिए, अगर वह उन्हें अभी अपनी ओर खींच सकता है, तो भविष्य में जब वह फूल महल से निपटेगा, तो उसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। शायद भविष्य में ये सारे विचार साकार न हो, लेकिन यांग ये को हर एक अवसर का लाभ उठाना था। इसलिए, इस बार वह इस मामले को जाने नहीं देना चाहता था। यांग ये की बात सुनकर सभी बाहरी दरबारी शिष्य चौंक गए क्योंकि यांग ये वास्तव में बहुत आश्वस्त था। यांग ये 22वें स्तर से गुजरने के बाद भी अजेय नहीं था। आखिरकार, जंग वेन तीसरे दर्जे का प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। क्या उसे जंग वेन को मारने की अपनी क्षमता पर वाकई भरोसा है? सदमे से उबरने के बाद वे सभी उत्साहित और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। खास तौर पर वे शिष्य जो किंगजू के पीछे खड़े थे। वे पहले भी जंग वेन द्वारा इस हद तक दबाए गए थे कि उन्हें लगभग घुटन महसूस होने लगी थी। अब जब उन्होंने देखा कि जंग वेन को यांग यी ने मौके पर ही थप्पड़ मार दिया था, तो यह गर्मियों में बर्फीले ठंडे पानी पीने जैसा था। कमाल। दूसरी ओर, जियांग युआन के पीछे खड़े शिष्यों ने यांग यी की ओर अपनी दृष्टि में प्रशंसा के भाव प्रकट किए, और उनमें से कुछ विचारों में खोए हुए प्रतीत हुए, जैसे कि वे किसी बात पर विचार कर रहे हों।
नए बाहरी दरबार के शिष्यों ने ये छोटे छोटे समूह क्यों बनाए? यह खुद को धमकाए जाने से बचाने के लिए था और यह चीजों में अपनी बात कहने का अधिकार रखने के लिए था। अब जब उन्होंने यांग ये को किंगक्सू के समूह की मदद करते देखा, तो जियांग युआन के पीछे खड़े सभी शिष्य यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि अगर वरिष्ठ बाहरी दरबार के शिष्यों ने उन्हें धमकाया, तो क्या जियांग युआन उनके लिए खड़ा हो पाएगा और उन्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद कर पाएगा? जवाब था नहीं। भले ही जियांग युआन बाहरी कोर्ट प्रतियोगिता के दौरान पहले स्थान पर था, लेकिन यह जियांग युआन के जांग वेन के प्रति रवैये से स्पष्ट था। इसलिए जब उन्होंने यहाँ तक सोचा, तो जियांग युआन के पीछे कई बाहरी कोर्ट के शिष्यों ने पहले से ही उनके थोड़े झिझकने वाले विचारों की पुष्टि कर दी थी। जियांग युआन का दिल बैठ गया जब उसने उनके हाव भाव देखे। उसे पता था कि उसका यह नया बना समूह शायद खत्म हो चुका है। यांग यी ने बाहरी दरबार के उन शिष्यों के हाव भाव भी देखे थे, और यह बिल्कुल वैसा ही परिणाम था जैसा वह चाहता था। वह घूमकर जंग वेन की तरफ देखने लगा। इस समय जंग वेन की अभिव्यक्ति उग्र थी, जबकि उसकी मुट्ठियां एक साथ कसकर बंद थीं, और जंग वेन यांग ये को स्थिर रूप से घूर रहा था, जैसे कि वह यांग ये को मारने के लिए अपनी निगाह का उपयोग करना चाहता हो। जंग वेन के दिल में क्रोध की ज्वालाएं इस समय चरम सीमा तक जल रही थीं, और वह सच में यांग ये को मौके पर ही मार डालना चाहता था, क्योंकि यांग ये सच में बहुत आगे निकल गया था। हालांकि तर्क ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। खासकर जब उसे याद आया कि उस दिन डुआन जून के साथ क्या हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि वह असमर्थ था, बल्कि उसकी हिम्मत नहीं थी। हालांकि जब उसने बाहरी दरबार के अन्य सभी शिष्यों के उपहासपूर्ण भावों को देखा, तो जंग वेन का विवेक उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला से जल गया। वह बाहरी दरबार की रैंकिंग में एक शिष्य था, और वह इस तरह अपना सम्मान नहीं खो सकता था। अगर उसने यांग ये के दबाव में माफी मांगी, तो वह पूरे बाहरी दरबार का उपहास का पात्र बन जाएगा। ठीक जब जंग वेन अधिक तरीके से कार्य करने वाला था, बाहरी दरबार के शिष्यों का एक समूह यहाँ आया। जब उन्होंने बाहरी दरबार के शिष्यों के इस समूह को देखा, तो किंगजू के पीछे खड़े सभी बाहरी दरबार के शिष्यों के चेहरे पर उदासी छा गई और उनकी आंखों में डर के भाव उभर आए। चूंकि वे बाहरी दरबार के शिष्यों के इस समूह को नहीं जानते थे, इसलिए इसका मतलब था कि वे सभी वरिष्ठ बाहरी दरबार के शिष्य थे। जंग वेन ने इन लोगों को देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे यांग ये के साथ जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में चढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसने पहले यांग ये से लड़ाई नहीं की थी, फिर भी वह जानता था कि वह राक्षसी महिला कितनी भयानक थी। फिर भी उस राक्षसी महिला की क्षमता के बावजूद वह उस समय 22वें स्तर को पार करने में सक्षम नहीं थी, जबकि यांग ये सफल हो गया था। इसलिए यांग ये की ताकत स्पष्ट थी। जंग वेन ने यांग यी पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह जल्दी से उन बाहरी दरबार के शिष्यों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उसने आगे चल रहे शिष्य से सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार वरिष्ठ भाई किन फैंग। उसके पास इस व्यक्ति का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसके सामने खड़ा था, क्योंकि यह व्यक्ति किन फैंग था जो बाहरी दरबार की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। वर्तमान में उस राक्षसी महिला के अलावा किन फैंग बाहरी दरबार के शिष्यों में सबसे मजबूत था। किन फैंग ने जांग वेन की ओर उदासीनता से देखा, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम वापस आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हारे पास मुलाकात के लिए समय है? वह यह देखना चाहता था कि यांग ये की ताकत कितनी जबरदस्त है, क्योंकि यांग ये उस राक्षसी महिला का रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम थी। यांग ये ने जंग वेन की ओर देखा और फिर कहा, तुम उसके लिए खड़ी हो। किन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तुमसे एक मुकाबला करने आया था। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जब किन फैंग ने यांग ये की सहमति सुनी, तो उसने हल्के से सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, जब आप प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो मुझे ढूंढना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने जंग वेन की ओर देखा और कहा, आप वास्तव में आउटर कोर्ट रैंकिंग के सभी शिष्यों के लिए अपमान हैं। किन फैंग के पीछे खड़े दूसरे बाहरी दरबार के शिष्यों की आंखों में भी तिरस्कार के भाव थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जंग वेन नए बाहरी दरबार के शिष्यों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करेंगे। आखिरकार संप्रदाय के नियमों के अनुसार, एक बार जब बाहरी दरबार के शिष्यों का एक नया समूह संप्रदाय में शामिल हो जाता है, तो वरिष्ठ बाहरी दरबार के शिष्यों को खुद को वापस लेना पड़ता है, और यह मंच यानी बाहरी दरबार उन नए बाहरी दरबार के शिष्यों को देना पड़ता है। यह एक नियम था जो तलवार संप्रदाय में पारित किया गया था। जब वे सभी नए बाहरी दरबार के शिष्यों के रूप में बाहरी दरबार में प्रवेश करते थे, तो वरिष्ठ बाहरी दरबार के शिष्यों ने भी ऐसा ही किया था। इसके अलावा नए बाहरी दरबार के शिष्यों के संप्रदाय में शामिल होने के बाद 2 महीने में आंतरिक दरबार की परीक्षा शुरू हो जाती थी। इसलिए जबकि वे सभी अपना ध्यान आंतरिक दरबार पर केंद्रित करते थे, उनमें से किसी के पास इन नए बाहरी दरबार के शिष्यों पर ध्यान देने का समय कैसे हो सकता था? हालांकि जंग वेन एक ऐसा ही अजीब व्यक्ति था, और वह वास्तव में नए बाहरी दरबार के शिष्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने और कमजोरों को परेशान करने के लिए आया था। इसके अलावा उसके पास चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं थी।
किन फैंग ने जांग वेन की ओर उदासीनता से देखा, जिसके चेहरे पर एक भद्दा भाव था, और फिर किन फैंग ने दूसरों का नेतृत्व किया और चले गए। अगर यांग यी किसी अन्य बाहरी दरबार के शिष्य को धमका रहा था जो कमजोर था, तो बाहरी दरबार की रैंकिंग में अग्रणी व्यक्तियों में से एक के रूप में वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए खड़ा होगा। हालांकि समस्या यह थी कि जांग वेन ने कमजोर को धमकाया था। इसलिए अगर वह बाहर खड़ा होता और जांग वेन की मदद करता, तो भले ही वह लड़ाई जीत जाता, लेकिन वह पूरी तरह से अपना सम्मान खो देता। किंगक्सू और अन्य शिष्यों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने किन फैंग और अन्य लोगों को जाते देखा। सौभाग्य से आउटर कोर्ट रैंकिंग के सभी शिष्य जंग वेन की तरह बेशर्म नहीं थे, अन्यथा उन सभी के पास निश्चित रूप से जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होता। यांग ये ने जंग वेन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक भद्दा भाव था, और कहा, माफी मांगोगे? माफी मांगो, माफी मांगो। अरे, अगर तुमने बड़ी बहन किंगजू से माफी नहीं मांगी तो आज यहां से जाने का सपना भी मत देखना। माफी मांगो, बड़ी बहन किंगक्सुए से माफी मांगो। कुछ समय के लिए किंगजू के पीछे सभी बाहरी दरबार के शिष्यों ने जंग वेन को घेर लिया था, और वे लगातार अनुरोध कर रहे थे कि जंग वेन माफी मांगे। किंगक्सू की आंखों में खुशी की एक झलक तब उभरी जब उसने देखा कि उसके समूह के सदस्य वास्तव में एकजुट हो गए हैं। उसके नए बने समूह में एकता और सामंजस्य की सबसे अधिक कमी थी, और वह धीरे धीरे इसे बढ़ावा देने के लिए ग्रैंड मायरी पर्वत पर जाकर सभी को एक समूह के रूप में तैयार करना चाहती थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में यांग ये के कुछ शब्दों से ही बन गया था। जियांग युआन का चेहरा थोड़ा खराब हो गया जब उसने देखा कि किंगक्सू का समूह इतनी एकजुटता से काम कर रहा है। उसने यांग यी की तरफ देखा और फिर उसने अपने समूह को पीछे मुड़ने और जाने के लिए कहा। यांग ये के यहाँ होने से आमने सामने की लड़ाई में जीतना असंभव था, इसलिए केवल समूह युद्ध ही संभव था। हालांकि किंगक्सू का समूह अभी इतना एकजुट था जबकि उसके समूह के कई सदस्यों का समूह छोड़ने का इरादा था, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे। इसलिए वह केवल उन्हें दूर ले जा सकता था, क्योंकि अगर वह अभी नहीं जाता तो संभवतः उसके और भी सदस्य किंगक्सू के समूह से प्रभावित होंगे। जहां तक जंग वेन का प्रश्न है, वह तो बहुत समय पहले ही ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में भूल चुका था। इस समय जंग वेन जो उनके द्वारा घेरे गए थे, ने घृणा और क्रोध महसूस करना बंद कर दिया था, और इसके बजाय वह थोड़ा भयभीत था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये नए बाहरी दरबार के शिष्य वास्तव में एक साथ एकजुट होंगे। वह जानता था कि अगर उसने माफी नहीं मांगी, तो ये बाहरी दरबार के शिष्य निश्चित रूप से उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। भले ही तलवार संप्रदाय ने शिष्यों को जीवन और मृत्यु के अखाड़े के अलावा कहीं और लड़ने से मना किया था, लेकिन इसकी पूर्व शर्त यह थी कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्रोध का शिकार न हो। जंग वेन ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने किंगजू की ओर देखा और कहा, क्षमा करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग यी की ओर नाराजगी से देखा और फिर मुड़कर चला गया। जब उन्होंने सुना कि जांग वेन ने जाने से पहले माफी मांगी, तो सभी खुशी से झूम उठे। इस घटना ने उन्हें एहसास दिलाया कि जब तक वे एकजुट रहेंगे, तब तक आउटर कोर्ट रैंकिंग के शिष्य भी उन्हें धमका नहीं पाएंगे। बेशक वे जानते थे कि उसने ज्यादातर माफी यांग ये की वजह से मांगी थी। जब उन्होंने यहां तक सोचा, तो उन सभी की निगाहें यांग यी की ओर सम्मान से भरी हुई थीं। किंगक्सू ने मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों को देखा जो उत्साहित लग रहे थे, और उसने कहा, भाई यांग, हमारे समूह का कोई नाम नहीं है, तो आप इसे कोई नाम क्यों नहीं देते? जब उसने देखा कि हर कोई उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा है, तो यांग ये ने मना करने का इरादा छोड़ दिया। उसने एक पल सोचा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हम तलवार संप्रदाय के अनुयायी हैं, और हम सभी तलवार का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम इसे तलवार स्कूल कहें? तलवार स्कूल। किंगजू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने दूसरों की ओर देखा और कहा, आप सभी क्या सोचते हैं? सभी ने एक क्षण सोचा, और फिर सिर हिला दिया। किंगजू ने जब यह देखा तो वह मुस्कुराई, और फिर उसने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, ठीक है, तो अब से हम तलवार स्कूल हैं। अध्याय 82 अपूर्ण प्रतिलिपि। यांग ये ने किंगक्सू के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि वह उसके साथ तलवार स्कूल के नियम निर्धारित करे। उसे प्रबंधन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया था। हालांकि उसने किंगक्सू के इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया कि वह तलवार स्कूल का उपविद्यालय मास्टर बन जाए। दरअसल किंगक्सू ने सुझाव दिया था कि वह स्कूल मास्टर का पद ले, फिर भी उसने पद लेने से इनकार कर दिया था। यांग ये किंगक्सू के इरादों को समझती थी। वह चाहती थी कि वह तलवार स्कूल का मास्टर बने ताकि वह पूरी तरह से उसके साथ जुड़ा रहे। आखिरकार तलवार स्कूल को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाहरी दरबार के शिष्यों को रोक सके, और वह निस्संदेह इस कार्य के लिए बेहद उपयुक्त था। हालांकि यांग ये की राय में स्कूल मास्टर का दर्जा संयम का एक रूप था। वह ऐसे संबंध और ताकत स्थापित करना चाहता था जो भविष्य में उसकी मदद कर सके। हालांकि उसने कभी भी फ्लावर पैलेस के खिलाफ जाने के लिए तलवार स्कूल का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा वह अपनी खुद की क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था।
अगर वह नवस्थापित तलवार स्कूल के प्रबंधन का प्रभार लेता है तो निश्चित रूप से अराजकता होगी। दूसरी ओर इन सदस्यों का प्रबंधन करना किंगक्सू के लिए केवल एक मामूली बात थी जो एक बड़े कबीले से थी। इसलिए यांग यी ने स्कूल मास्टर का पद लेने से मना कर दिया था। उसके हिसाब से यह तब तक काफी था जब तक कि भविष्य में तलवार संप्रदाय के भीतर उसके रिश्तों का नेटवर्क बना रहे, जबकि अभी उसे मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। किंगजू और अन्य लोगों से विदा लेने के बाद यांग ये कूल ब्रीज गॉज पहुंचे और फिर उन्होंने अपनी तलवार तकनीक की साधना शुरू कर दी। तलवार की इन तकनीकों को सीखने के बाद यांग ये के पास आउटर कोर्ट परीक्षा और उसके घर पर होने वाली घटनाओं के कारण उन्हें ठीक से अभ्यास करने के लिए लगातार समय नहीं था। इस प्रकार बुनियादी तलवार तकनीक के अलावा उसने केवल अन्य तलवार तकनीकों में ही हाथ आजमाया। इसलिए यांग ये ने इन तलवार तकनीकों में कड़ी मेहनत करने और उनमें एक निश्चित स्तर की महारत हासिल करने का फैसला किया था। इस बार उसके पास ज्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि इन कोर्ट परीक्षा की तारीख 20 दिन से कुछ ज्यादा समय में थी और यह लियू किंगयू के साथ जीवन और मृत्यु के मैदान पर उसकी लड़ाई का समय भी था। यांग ये स्वाभाविक रूप से इस अपराधी लियू किंगयू को नहीं भूला था। हालांकि चूंकि लियू किंगयू तलवार संप्रदाय में वापस आ गया था, इसलिए यांग ये के पास लियू किंगयू को तुरंत मारने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा वह लियू किंगयू को मारने की अपनी क्षमता पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। आखिरकार आउटर कोर्ट रैंकिंग के प्रतिभाशाली लोग कचरा नहीं थे। दरअसल यांग ये भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था जब उसने अभी जंग वेन का सामना किया था। भले ही उसे लगा कि जंग वेन और लियू किंगयू दोनों ही तलवार सेवक शिवालय के भीतर पहले स्वर्ग क्षेत्र में तलवार सेवक की तरह दुर्जय नहीं थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनके पास तुरुप के पत्ते हैं या नहीं। वे तलवार सेवक की तरह बिल्कुल भी सीधे और सामान्य तरीके से नहीं लड़ेंगे। इसलिए उसने इस समय का उपयोग अपनी सभी तलवार तकनीकों का लगन से अभ्यास करने के लिए करने का फैसला किया, खास तौर पर हेवन रेन ड्राइंग तकनीक और रिएक्टिव स्ट्राइक जो उसने बनाई थी। उसने इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिलाने और फिर उसमें निपुणता के स्तर तक प्रशिक्षण लेने का संकल्प लिया था। तलवार नियंत्रण तकनीक के लिए यह तलवार की छाती की तरह ही थी, यह उसका तुरुप का पत्ता था और वह इसका बेपरवाही से उपयोग करता था। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली, एक लौहखोल वृक्ष के पास चला गया जिसके चारों ओर कम से कम 4 या 5 वयस्कों को अपनी बाहें लपेटनी पड़ी, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली इससे पहले कि वह हेवन ड्राइंग तकनीक के मुख्य बिंदुओं को याद करना शुरू कर देता। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद एक निश्चित क्षण में यांग ये की आंखें अचानक खुल गईं। स्विश! उसने अपनी तलवार निकाली और फिर उसे म्यान में रख लिया। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। दरार! यांग यी के सामने स्थित आयनशेल वृक्ष गड़गड़ाकर गिर गया, जिससे पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। यांग ये ने जब यह देखा तो वह अपने दिल में थोड़ा खुश हुआ। यह इस चाल के प्रभावों के कारण था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि ड्राइंग तकनीक के अनुसार अपनी तलवार खींचते ही उसके हमले की ताकत को बहुत हद तक बढ़ाना संभव था, और यह वह विस्फोटक शक्ति थी जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि उसकी गति पर्याप्त रूप से तेज नहीं थी क्योंकि हेवन रेन ड्राइंग तकनीक के विवरण के अनुसार वह तकनीक की प्रारंभिक समझ तभी प्राप्त कर सकता था जब वह अपनी तलवार खींचते समय एक भी आवाज नहीं सुन सकता था। बिना आवाज किए तलवार खींचना, ऐसा करने के लिए कितनी तेजी की जरूरत होगी। यांग यी ने मूल रूप से सोचा था कि उसने जो रिएक्टिव स्ट्राइक बनाया था वह पहले से ही बहुत तेज था, लेकिन जब उसने यह विवरण देखा तो उसने पाया कि उसका रिएक्टिव स्ट्राइक अभी भी पर्याप्त तेज नहीं था और इसे सुधारना होगा। अगले समय में खाने के अलावा यांग ये ने अपना सारा समय साधना में बिताया। यांग ये का समय इस तरह से व्यवस्थित किया गया था। सुबह में उसने रिएक्टिव स्ट्राइक और हेवन रेन ड्राइंग तकनीक में लगन से प्रशिक्षण लिया। दोपहर में उसने तलवार नियंत्रण तकनीक में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, जबकि उसने रात में गेल स्टेप्स की साधना की। दिन में 24 घंटे की अवधि के दौरान यांग ये ने केवल 4 घंटे आराम किया और उसने साधना पर 20 घंटे का उपयोग किया। इस तरह की कड़ी मेहनत से की गई साधना के तहत 10 दिन बीतने के बाद यांग ये अपनी तलवार खींचने की तकनीक में और भी ज्यादा निपुण होता गया। जिस समय उसने अपनी तलवार खींची उस समय जो आवाज पैदा हुई वह और भी धीमी होती गई, लेकिन उसकी म्यान को पूरी तरह से नष्ट माना जा सकता था। दूसरी ओर उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक 3 मीटर के अपने कीमती दायरे से बढ़कर 6 मीटर के दायरे तक पहुंच गई थी। वह अपनी तलवार को 6 मीटर के क्षेत्र में नियंत्रित करने में सक्षम था ताकि कुछ बुनियादी हरकतें कर सके। इसके अलावा यांग ये ने एक समस्या भी देखी। तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ एक असली तलवार और एक ऊर्जा तलवार को नियंत्रित करने की कठिनाई में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। वह अपनी इच्छानुसार ऊर्जा तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही उसने असली तलवारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, यह बेहद कठिन लगने लगा और इससे उसे थोड़ा उलझन महसूस हुई। हालांकि वह जल्दी ही समझ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊर्जा तलवारें अमूर्त थीं। इसलिए अमूर्त वस्तुओं को नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से तुलनात्मक रूप से आसान था। हालांकि असली तलवारें अलग थीं, वे भौतिक थीं और उनका अपना वजन था।
यह पता चलने के बाद यांग ये ने अस्थायी रूप से ऊर्जा तलवारों के साथ प्रशिक्षण छोड़ दिया, क्योंकि ऊर्जा तलवार की ताकत अंत में असली तलवार जितनी भयानक नहीं थी। आखिरकार ऊर्जा तलवारें लंबे समय तक हवा में नहीं रह सकती, जबकि असली तलवारें रह सकती हैं। बेशक यांग ये ने ऊर्जा तलवारों पर पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। आखिरकार अगर वह 100 से ज्यादा ऊर्जा तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम था, तो यह बेहद भयानक भी होगा। जहां तक गेल स्टेप्स तकनीक की बात है, तो उनकी उपलब्धियां भी बहुत बड़ी थीं। अगर यांग ये गेल स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल अभी करते हैं, तो वे अपने पीछे एक धुंधली छवि छोड़ सकते हैं। गेल स्टेप्स और हेवन रेन ड्राइंग तकनीक दोनों ही विस्फोटक शक्ति पर जोर देते हैं। इसलिए जब यांग ये के रिएक्टिव स्ट्राइक और हेवन रेन ड्राइंग तकनीक के संयोजन को गेल स्टेप्स और यांग ये की भयानक शारीरिक शक्ति के साथ जोड़ा गया, तो इससे जो ताकत पैदा हुई वह बेहद भयानक थी। यांग ये का मानना कि अगर कुछ फर्स्ट हेवन रियल्म विशेषज्ञों ने उसे कम आंका, तो उनके एक ही वार से खत्म हो जाने की बहुत संभावना होगी। बेशक यह तलवार सेवकों की तरह ठोस साधना वाले प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे। हालांकि भले ही यह तलवार संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में था, तलवार सेवकों की तरह पूरी तरह से ठोस साधना वाले प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ थे। संक्षेप में इन 10 दिनों में यांग यी का सुधार बहुत अच्छा था। इस दिन जब यांग यी कूल ब्रीज गॉज में अपनी तलवार तकनीक का परिश्रमपूर्वक अभ्यास कर रहा था, सु किंगशी लिटिल याओ को यहां ले आया था। जब उसने उसे देखा तो लिटिल याओ तुरंत यांग ये के आलिंगन में झपट पड़ी और फिर वह रोने लगी। जैसे ही उसने लिटिल याओ को अपनी बाहों में भर लिया, यांग ये थोड़ा रोने लगा। उसके परिवार में हुई दुर्घटनाओं की श्रृंखला निस्संदेह लिटिल याओ के लिए बहुत बड़ा झटका थी, जो केवल 10 वर्ष से थोड़ा अधिक का था। साथ ही उसे बहुत दोषी महसूस हुआ, क्योंकि अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती, तो उसकी मां को फ्लावर पैलेस द्वारा पकड़ नहीं लिया जाता। जब उसने फ्लावर पैलेस के बारे में सोचा, तो यांग यी की आंखों में एक सुनहरी चमक चमक उठी। उसने निश्चय किया कि वह फ्लावर पैलेस को जरूर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। काफी देर बाद यांग ये ने लिटिल याओ को हल्के से दूर धकेला और फिर उसके चेहरे पर से आंसू पोंछे। अचानक यांग ये की आंखें चमक उठीं और वह अनायास ही चिल्ला पड़ा, लिटिल याओ, तुम पहले से ही प्रोफाउंड हो। वास्तव में यांग ये ने लिटिल याओ के शरीर के भीतर गहन ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। इस समय सु किंगशी ने बगल से कहा, आपकी मां सही कह रही थी, छोटी याओ की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी है और उसकी साधना की गति असाधारण रूप से तेज है। इसके अलावा वह बहुत लगन से साधना भी करती है। उसने 10 दिनों की छोटी सी अवधि में ही नश्वर क्षेत्र की पहली रैंक हासिल कर ली है। यह सुनकर यांग ये बहुत खुश हुआ और उसने गंभीरता से सु किंगशी से कहा, धन्यवाद। वह उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता महसूस करता था। सु किंगशी की वजह से निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लिटिल याओ को धमकाने की हिम्मत करे। इसके अलावा सु किंगशी की ताकत इतनी भयानक थी, इसलिए अगर लिटिल याओ सु किंगशी के साथ साधना करती, तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से सामान्य बाहरी दरबार के शिष्यों की तुलना में बहुत तेज होती। सु किंगशी ने यांग ये की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी वह बहुत पसंद है। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने छोटी याओ की ओर देखा और कहा, छोटी याओ, तुम्हें बड़ी बहन सु के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी और खेती करनी होगी। क्या तुम समझती हो? छोटे याओ ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक बार जब छोटा याओ विशेषज्ञ बन जाएगा, तो मैं बड़े भाई के साथ मां को बचाने जाऊंगा और हम उन सभी बदमाशों को हरा देंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिटिल याओ की आंखों में ठंडक की एक किरण चमक उठी। जाहिर है उसे फूल महल के उन सदस्यों के प्रति भी बेहद नफरत महसूस हुई। यांग ये ने लिटिल याओ की रीढ़ को रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। लिटिल याओ के विशेषज्ञ बन जाने के बाद लिटिल याओ मां को बचाने के लिए बड़े भाई का अनुसरण कर सकता है। उस समय हमारा परिवार फिर से अलग नहीं होगा। लिटिल याओ के साथ कुछ देर बात करने के बाद यांग ये ने एक बार फिर सु किंगशी को धन्यवाद दिया। लिटिल याओ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यदि सु किंगशी लिटिल याओ की देखभाल करने के लिए सहमत नहीं होता, तो उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास साधना करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता, और यदि उसके पास साधना करने के लिए कोई समय नहीं होता, तो वह अपनी मां को कैसे बचा सकता था? सु किंगशी की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने यांग ये को फिर से धन्यवाद देते हुए सुना। वह थोड़ी नाखुश थी और बोली, मैंने तुमसे कहा था, मुझे भी लिटिल याओ बहुत पसंद है। ठीक है, जिस तकनीक को मैंने अभी तुम्हें साधना करते देखा था वह बहुत मजबूत थी। क्या यह हेवन रेन ड्राइंग तकनीक थी? यांग ये ने कहा, पूरी तरह से नहीं। मैं केवल ड्राइंग तकनीक द्वारा प्रदान की गई विस्फोटक शक्ति के उस क्षण पर भरोसा कर रहा हूं। सु किंगशी ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह हेवन रेन ड्राइंग तकनीक से अलग था जो मुझे पता है। जब वह यहां तक बोली, तो उसने यांग ये को देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि तलवार संप्रदाय की हेवन रेन ड्राइंग तकनीक एक अपूर्ण प्रतिलिपि है? अधूरी प्रति। यांग ये को दिल में झटका लगा।
अध्याय 83 सहायता। सु किंगशी ने सिर हिलाया और कहा, हेवनरेन ड्राइंग तकनीक एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक है जिसे मेरे तलवार संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने बनाया था। क्योंकि इसमें केवल 2 चालें थीं, फिर भी यह बहुत बड़ी ताकत प्रकट करती थी, इसलिए इसे तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। इसे उस समय बेहद लोकप्रिय कहा जा सकता है। यांग ये अपने दिल में चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हेवनरेन ड्राइंग तकनीक वास्तव में एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक वाली तलवार तकनीक थी और उसने तुरंत पूछा, तो फिर इस तलवार तकनीक को पीले रैंक में क्यों घटा दिया गया है और इसे तकनीक मंडप में भी दफन कर दिया गया है? सु किंगशी को कुछ सूझा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, आप जिस हेवनरेन स्वॉर्ड तकनीक की साधना कर रहे हैं वह वास्तव में हेवनरेन स्वॉर्ड तकनीक नहीं है। वास्तविक तकनीक 2 चालों में विभाजित है, ड्रॉ और हेवनरेन। इसकी वास्तविक अंतिम चाल तब बनती है जब इन 2 चालों को मिलाया जाता है। खासकर जब तलवार खींचते ही जो प्रभावशाली आभा और बल फूट पड़ता है उसे दूसरी चाल के साथ मिला दिया जाता है, तो यह तलवार तकनीक अर्थ रैंक तकनीक से भी तुलना की जा सकती है। यांग ये ने सिर हिलाया और खुद से कहा, कोई आश्चर्य नहीं। जब से उसने यह तलवार तकनीक हासिल की है उसे लगातार यह महसूस होता रहा है कि इसमें कुछ कमी है, और यह पता चला कि इस तकनीक में आक्रामक चाल की कमी है। हालांकि यह यांग ये के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उसकी प्रतिक्रियाशील हड़ताल ने कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए शांति का उपयोग करने पर जोर दिया और इसने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल से रोक दिया। दूसरी ओर हेवनरेन तलवार तकनीक की दूसरी चाल ने हमला करने की पहल की और इसने पहल को जब्त करने और आभा को प्रभावित करने पर जोर दिया। शायद हेवनरेन चाल उसकी रिएक्टिव स्ट्राइक से कहीं ज्यादा भयानक थी, फिर भी यांग ये को अभी भी वही तकनीक पसंद थी जो उसने खुद बनाई थी। हालांकि अगर वह उस चाल हेवनरेन को देख पाता तो यह शायद उसकी रिएक्टिव स्ट्राइक तकनीक के लिए काफी मददगार होती। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग यी ने पूछा, क्या मूल अभी भी मौजूद है? सु किंगशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह चला गया है। उस समय के वरिष्ठ ने इस तलवार तकनीक को रिकॉर्ड करना समाप्त नहीं किया था, इससे पहले कि वह भूत संप्रदाय के सदस्यों द्वारा घेर लिया गया और मारा गया। इसलिए इस तलवार तकनीक को खोया हुआ कहा जा सकता है। वास्तव में हेवनरेन ड्राइंग तकनीक जिसे आप अभी साधना कर रहे हैं उसे मूल माना जा सकता है क्योंकि उस वरिष्ठ ने केवल पहला कदम रिकॉर्ड करना समाप्त किया था और यह वह ड्राइंग तकनीक है जिसे आप अभी साधना कर रहे हैं। यांग ये ने जब यह सुना तो उसे निराशा हुई। हालांकि वह विशेष रूप से निराश नहीं था। अगर वह ऐसा कर सकता था तो यह सौभाग्य की बात थी और अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था तो यह भाग्य की बात थी। यांग ये को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले ही पहला कदम उठा लिया था और यह उसके रिएक्टिव स्ट्राइक के साथ मिलकर बहुत अच्छा था। इस बीच सु किंगशी ने धीमी आवाज में कहा, अगर भविष्य में तुम्हारा सामना भूत संप्रदाय के किसी व्यक्ति से होता है तो अगर तुम कर सको तो उन्हें मार डालो, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वे तुम्हें भी मार देंगे। इसके अलावा अगर तुम उन्हें मार देते हो तो तुम योगदान अंक प्राप्त कर पाओगे। यांग ये को दिल में झटका लगा जब उसने सु किंगशी के बर्फीले ठंडे चेहरे को देखा। यह महिला वास्तव में भूत संप्रदाय से बहुत नफरत करती है। उसे अभी भी याद है कि जब वे डेथ एबिस के निचले हिस्से में थे तो यह महिला उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वह ब्लड हैंड के हथियार का इस्तेमाल करना चाहता था। उनकी दुश्मनी कितनी गहरी है। इसके अलावा भूत संप्रदाय के सदस्यों को मारने के लिए योगदान अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि यह केवल सु किंगशी ही नहीं था जो भूत संप्रदाय से नफरत करता था, बल्कि तलवार संप्रदाय भी उससे नफरत करता था। अन्यथा तलवार संप्रदाय के अनुयायियों को भूत संप्रदाय के सदस्यों को मारने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे पुरस्कार होना असंभव होगा। बड़ी बहन, क्या भूत संप्रदाय बहुत बुरा है? इस बीच लिटिल याओ जो उनकी बातचीत सुन रहा था अचानक थोड़ी डरपोक आवाज में बोला। यांग ये ने भी पूछा, किंगशी, हमारे तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के बीच किस तरह की दुश्मनी है? जब उसने यांग ये को उसे किंगशी कहते हुए सुना तो सु किंगशी की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई। हालांकि उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उसने यांग ये की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, एक झगड़ा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच दुश्मनी लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है। बहुत समय पहले की घटनाओं का उल्लेख नहीं करना, बस हाल के वर्षों में मेरे तलवार संप्रदाय के कई बुजुर्गों और प्रतिभाशाली शिष्यों को भूत संप्रदाय द्वारा मार दिया गया था। इसके अलावा मेरी माँ भी भूत संप्रदाय के हाथों मर गई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया सु किंगशी के शरीर से अचानक ठंडक की एक लहर फूट पड़ी और इससे लिटिल याओ खुद को यांग ये की छाती से चिपकाने से रोक नहीं सकी। यांग ये की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सु किंगशी की मां वास्तव में भूत संप्रदाय के हाथों मारी गई होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह भूत संप्रदाय के प्रति इतनी नफरत रखती है। यांग ये के अनुभव सु किंगशी से थोड़े मिलते जुलते थे, इसलिए वह वास्तव में समझ गया कि वह कैसा महसूस कर रही थी।
उसने तुरंत कहा, अगर भविष्य में मेरा सामना भूत संप्रदाय के किसी व्यक्ति से हुआ तो मैं निश्चित रूप से उन्हें खत्म कर दूंगा। यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को तब तक अपमानित नहीं करता जब तक दूसरे उसे अपमानित न करें। हालांकि भूत संप्रदाय एक अपवाद था, क्योंकि भले ही वह उन्हें न मारे, वे उसे मार देंगे। उनके संप्रदाय पीढ़ियों से एक दूसरे से दुश्मनी करते आ रहे थे और यह कहा जा सकता था कि तलवार संप्रदाय में शामिल होने वाला हर व्यक्ति उसी क्षण भूत संप्रदाय का दुश्मन बन जाएगा। इसके अलावा भूत संप्रदाय में किसी के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि किस तरह ब्लेडहैंड ने उसके खिलाफ चाल चली थी और किस तरह भूत संप्रदाय के सदस्यों ने उसका पीछा किया था। यांग ये की बात सुनते ही सुकिंगशी की नज़र थोड़ी डगमगाई और फिर उसने कहा, भले ही भूत संप्रदाय की प्रतिष्ठा खराब हो, लेकिन उनकी ताकत वाकई बहुत बड़ी है। खास तौर पर उनके पास मौजूद कुछ अजीब और रहस्यमयी तकनीक और निषिद्ध तकनीकें। अगर भविष्य में तुम्हारा भूत संप्रदाय के किसी सदस्य से सामना होता है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए, और अगर तुम उस व्यक्ति के बराबर नहीं हो तो तुम्हें उसका हठपूर्वक विरोध नहीं करना चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं जो तब भी आगे बढ़ूंगा जब मैं अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। सुकिंगशी एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने कहा, लिटिल याओ को यहां लाने के अलावा ताकि आप दोनों एक दूसरे को देख सकें, मैं यहां एक और कारण से आई हूं। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। यांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सुकिंगशी ने पूछा, क्या तुम्हें याद है जब पिछले महीने नेदरवुल्फ गॉज में हमारा सामना घोस्ट सेक्ट के सदस्यों से हुआ था? यांग ये ने सिर हिलाया, बेशक मैं करता हूँ। उस समय आपने कहा था कि ब्लेडहैंड के अलावा आसपास ब्लेडहैंड के बराबर के 2 और विशेषज्ञ थे। क्या आपको जिस मामले में मेरी मदद चाहिए वह इस मामले से संबंधित है? सुकिंगशी ने सिर हिलाया और कहा, हमें संदेह है कि भूत संप्रदाय के सदस्य हमारे तलवार संप्रदाय के खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं। हालांकि हमने नेदरवुल्फ गॉज में जो सेनाएं भेजी थीं, वे कोई सुराग नहीं ढूंढ पाईं। हमें यकीन है कि वे वहां से नहीं गए हैं और वे अभी भी नेदरवुल्फ गॉज में छिपे हुए हैं। लेकिन हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि वे कहां छिपे हुए हैं। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? यांग ये ने पूछा। सुकिंगशी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और पूछा, क्या आप डार्कबीस्ट्स के साथ संवाद करने में सक्षम हैं? यांग ये दंग रह गया और फिर उसने आश्चर्यचकित भाव से कहा, आप चाहते हैं कि मैं डार्कबीस्ट से इसके बारे में पूछने के लिए नेदरवुल्फ गॉज जाऊं? सुकिंगशी ने सिर हिलाया और कहा, अगर आप डार्कबीस्ट से संवाद कर सकते हैं तो यही मेरा इरादा है। चिंता मत करो, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि आपके पास नेदरवुल्फ और रहस्यमयी बैंगनी मिंग है, और मैं इस बार निजी तौर पर आपकी मदद लेने आया हूं। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। यांग ये ने छोटे साथी से पूछा और जब उसने छोटे साथी को सिर हिलाते हुए देखा तो यांग ये ने कहा, मैं डार्कबीस्ट्स के साथ संवाद नहीं कर सकता, लेकिन छोटा साथी कर सकता है। हालांकि क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? सुकिंगशी ने कहा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, लेकिन यह एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं अभी सोच सकता हूं। यदि डार्कबीस्ट्स को पता नहीं है कि वे कहां छिपे हैं तो तलवार संप्रदाय केवल अपनी खोज के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। भले ही यह एक बहुत ही नुकसानदेह कदम है, लेकिन तलवार संप्रदाय के पास कोई और विकल्प नहीं होगा। यांग ये ने कहा, ठीक है, चलो अब नेदरवुल्फ गॉज की ओर चलें। कोई जल्दी नहीं है। सुकिंगशी ने कहा, किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए मुझे पहले तैयारी करनी होगी। मैं अब से 3 दिन बाद तुम्हें देखने आऊंगा, ठीक है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। सुकिंगशी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने लिटिल याओ की ओर देखा और कहा, चलो चलें। तुमने आज का अपना काम अभी भी पूरा नहीं किया है, इसलिए तुम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। छोटी याओ ने यांग ये को थोड़ी अनिच्छा से देखा। हालांकि सुकिंगशी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, फिर भी वह अपने बड़े भाई के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि जब वह अपने बड़े भाई के साथ होती थी तो उसे बेहद सुरक्षित महसूस होता था। जब उसने लिटिल याओ की अनिच्छुक निगाहों को देखा तो यांग ये के दिल में कोमलता की भावना महसूस हुई। उसने लिटिल याओ के सिर को सहलाया और कोमल स्वर में कहा, मूर्ख छोटी लड़की, बड़ा भाई तलवार संप्रदाय में है और तुम भी तलवार संप्रदाय में हो। जब तक तुम वह काम पूरा कर लो जो बड़ी बहन सू तुम्हारे लिए व्यवस्थित करती है, तब तक तुम यहाँ बड़े भाई की तलाश में आ सकती हो। अब बड़ी बहन सू के साथ वापस जाओ। तुम्हें बड़ी बहन सू की बात माननी होगी, ठीक है? छोटे याओ ने सिर हिलाया और हल्के स्वर में कहा, बड़े भाई आप भी अपना ख्याल रखना। छोटे याओ को और मजबूत बनना होगा। एक बार जब छोटे याओ मजबूत हो जाएंगे तो मैं आपके साथ माँ को बचाने जाऊंगा। छोटे याओ निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। यांग ये ने उसके सिर को कोमलता से रगड़ा और उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह लिटिल याओ को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचने देगा। सुकिंगशी ने लिटिल याओ का हाथ थाम लिया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाने से पहले यांग ये की तरफ देखा और फिर वे सुकिंगशी की तलवार के ऊपर से कूल ब्रीज गॉज से गायब हो गए।
यांग ये ने बहुत देर तक क्षितिज पर बहती रोशनी को देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर से मुड़कर आयन शेल ट्री की ओर चल दिया। उसके बाद उसने फिर से अपनी ड्राइंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगर वह लिटिल याओ को नुकसान से बचाना चाहता था तो उसे ऐसा करने के लिए एक दुर्जेय ताकत की आवश्यकता थी। फिर भी अब भी उसकी ताकत थोड़ी कमजोर थी। भले ही उसकी ताकत पहले से ही पहले स्वर्ग क्षेत्र से नीचे खराब नहीं थी, लेकिन सुकिंगशी और फैंगी के स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। यद्यपि यह थोड़ा दर्दनाक था, पर यह सच था। इसलिए उसे और भी अधिक मेहनत करनी पड़ी। अध्याय 84 विस्मृत अवस्था। 3 दिन बाद सुबह सुबह सुकिंगशी कूल ब्रीज गॉज पहुंची। वह खुद को नहीं दिखा पाए और उसने दूर से देखा कि यांग ये लगातार अपनी तलवार खींच रहा था और उसे म्यान में रख रहा था। जैसे जैसे वह देखती गई, सुकिंगशी ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। वह यांग ये की ड्राइंग तकनीक की गति या शक्ति से आश्चर्यचकित नहीं थी। भले ही यांग ये की ड्राइंग तकनीक की गति और शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि यांग ये वास्तव में एक प्रकार की विस्मृति अवस्था में प्रवेश कर गया था। विस्मृति की स्थिति उस क्षण को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर इतना अधिक एकाग्र हो जाता है कि केवल वही विषय उसकी आंखों और मन में रहता है, तथा अन्य सभी चीजें उसका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ होती हैं। ऐसी अवस्था में प्रवेश करना बहुत कठिन था और वह जानती थी कि ऐसी अवस्था में प्रवेश करना कितना कठिन है क्योंकि वह पहले भी ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। विस्मृति की अवस्था में प्रवेश करने की आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ता था जबकि उसके हृदय में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था, और ऐसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित स्तर के भाग्य की भी आवश्यकता होती थी। बेशक ऐसी अवस्था के लाभ बहुत स्पष्ट थे, और वह यह था कि जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुका था, वह किसी भी काम को करते समय आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के लिए, यांग यी अब अपनी ड्राइंग तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था, और इस विस्मृति अवस्था के प्रभाव में अभी उसके प्रशिक्षण के प्रभाव उसके सामान्य प्रभावों से कई गुना बेहतर थे। यह इस हद तक था कि वह कुछ अप्रत्याशित चीजों को समझने में भी सक्षम हो सकता था। सुकिंगशी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग यी वास्तव में ऐसी स्थिति में प्रवेश करेगी। आखिरकार उसने भी अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 बार ऐसी स्थिति में प्रवेश किया था। क्या यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत ज्यादा राक्षसी है, या उसकी किस्मत बहुत ज्यादा राक्षसी है? कोई बात नहीं, यह तलवार संप्रदाय के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी को वास्तव में एक अग्रणी व्यक्ति की जरूरत है। अगर इस साल भी कोई ऐसा नहीं है जो आरोही रैंकिंग में चढ़ने में सक्षम हो, तो अगले कुछ सालों में तलवार संप्रदाय में कोई विशेषज्ञ न होने की शर्मनाक स्थिति वास्तव में पैदा होगी। उस समय तलवार संप्रदाय वास्तव में गिरावट में होगा। जब उसने तलवार संप्रदाय के भविष्य के बारे में सोचा तो सुकिंगशी ने एक चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट की। लंबे समय के बाद उसने हल्की आह भरी, और फिर उसने यांग ये को देखा जो लगातार अपनी तलवार खींच रहा था और उसे म्यान में रख रहा था। अगर यांग ये अगली असेंशन रैंकिंग में भाग लेता है तो शायद उसके पास अभी भी मौका होगा, लेकिन अगर यह इस साल की असेंशन रैंकिंग है तो बहुत कम उम्मीद है, भले ही यांग ये के पास 5 तत्व गहन ऊर्जा हो। जिन लोगों ने असेंशन रैंकिंग में भाग नहीं लिया था, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि असेंशन रैंकिंग कितनी क्रूर और डरावनी थी। इस समय, जैसा कि सुकिंगशी ने सोचा था, यांग ये एक विस्मृति अवस्था में प्रवेश कर गया था। बेशक यांग ये नहीं जानता था कि वह ऐसी अवस्था में प्रवेश कर गया था। 3 दिन पहले सुकिंगशी के लिटिल याओ के साथ चले जाने के बाद यांग ये ने एक बार फिर लगन से प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवार खींचते ही उसे प्रेरणा की एक झलक मिलेगी, और इस प्रेरणा को गायब होने से बचाने के लिए यांग ये ने पहले की तरह खाना पीना बंद कर दिया और सब कुछ भूलकर वह कड़वाहट से खेती करने लगा। दूसरे शब्दों में, यांग ये पहले से ही 3 दिन और 3 रातों से इस अवस्था में थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पलक झपकते ही दोपहर हो गई। यांग ये की गति और भी तेज होती गई और यह इतनी तेज थी कि वह खुद सिर्फ एक ठंडी चमक देख पा रहा था, जबकि तलवार खींचने की आवाज धीमी और धीमी होती जा रही थी। इस समय, भले ही यह अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, लेकिन जब तक कोई ध्यान से न सुने, किसी के लिए भी उस धीमी आवाज को सुनना बेहद मुश्किल था। सुकिंगशी जो पूरी सुबह यांग ये को देख रही थी, वह जितनी देर देखती रही उतना ही हैरान होती गई। हालांकि यांग ये जो चाल चल रही थी, उससे उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन यह सिर्फ यांग ये की ताकत और साधना के क्षेत्र के कारण था। अगर यांग ये भी उसी साधना क्षेत्र में थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इतनी तेज तलवार के वार का विरोध कर पाएगी। अगर उसने अपने युद्ध के अनुभव और युद्ध की प्रवृत्ति को छोड़ दिया जो उसने पहले स्वर्ग क्षेत्र से और बाद में प्राप्त की थी, तो उसने देखा कि उसके लिए इस चाल को रोकना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसने देखा कि यांग यी केवल प्रशिक्षण के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था, और उसने अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। यदि यांग यी ने अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया, तो उसकी स्वर्णिम गहन ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ इस चाल की ताकत वास्तव में कितनी भयानक हो जाएगी।
टकराना। एक विशाल लौह शेल वृक्ष 2 टुकड़ों में कट गया और जमीन पर गिर गया। इस समय यांग ये ने अपनी आंखें खोली और फिर वह चारों ओर देखने के लिए मुड़ा। जब उसने देखा कि आसपास के इलाकों में आयनशील पेड़ों का एक बड़ा विस्तार गिर गया था, तो वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसा। जब उसने इन सभी गिरे हुए आयनशील पेड़ों को देखा, तो उसे याद आया कि वह पहले से ही 3 दिन और 3 रातों से कड़वी खेती कर रहा था। ठीक इसी समय सु किंगशी यांग यी के सामने प्रकट हुई और फिर उसने आसपास के आयनशील पेड़ों पर नजर डाली। दूरी पर आयनशील पेड़ों पर कट अभी भी थोड़ा असमान था, जबकि यांग यी के आसपास के आयनशील पेड़ों पर कट कांच की तरह चिकना था। सु किंगशी ने जब देखा कि ये कट कांच की तरह चिकने थे, तो वह थोड़ा चकित हो गई, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति कितनी भयानक थी, जो बिना गहन ऊर्जा का उपयोग किए ऐसा करने में सक्षम थी। यांग ये को तुरंत थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने सु किंगशी को देखा। पहले की तरह सु किंगशी ने अभी भी एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जबकि उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे एक सफेद रिबन से बंधे हुए थे और उसका फिगर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। इसके अलावा उसने जो पोशाक पहनी थी वह आसपास की हवा के कारण उसकी त्वचा से कसकर लटक रही थी, जिससे उसका फिगर सुडौल और बेहद आकर्षक लग रहा था। जब उसने सोचा कि डेथ एबिस के तल पर उसके और उसके बीच क्या हुआ था, तो यांग ये के दिल में एक अजीब सी भावना तुरंत उभर आई। उसे आत्मसंतुष्ट या गर्व महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसने स्वेच्छा से किया था। वह जानता था कि इस महिला की स्थिति और ताकत के साथ वह ऐसी कोई नहीं थी जिसके वह भी लायक हो। यह किसी तरह की हीन भावना नहीं थी, और यह केवल इतना था कि यांग ये ने वास्तविकता को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। इस दुनिया में पारिवारिक प्रेम के अलावा दोस्ती और प्रेम को भी अपनी नींव के रूप में ताकत की आवश्यकता होती है, और यह इस हद तक भी था कि कुछ पारिवारिक प्रेम को भी अपनी नींव के रूप में ताकत की आवश्यकता होती है। जब किसी के पास ताकत नहीं होती तो उसका परिवार भी उसे नीची नज़र से देखता है। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये ने अपने दिल की भावनाओं को दबाते हुए कहा, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। सु किंगशी ने राहत की सांस ली जब उसने यांग ये की आवाज़ सुनी, क्योंकि उसने देखा था कि यांग ये उसकी तरफ देख रहा था। उसे इस तरह की आक्रामक नज़र पसंद नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से यांग ये जल्दी ही सामान्य हो गई। अन्यथा उसके स्वभाव के कारण उन दोनों के लिए एक दूसरे के साथ रहना शायद बहुत मुश्किल होता। सु किंगशी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी हरी तलवार उसके सामने उतरते समय एक हरे रंग की छवि छोड़ गई। उसकी आकृति हल्के से ऊपर तैरती हुई हरी तलवार पर उतरी, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, चलो चलें। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह उछलकर सु किंगशी के पीछे उतर गया। सु किंगशी के पीछे उतरते ही उसके चेहरे पर हल्की खुशबू की एक किरण ने हमला कर दिया, और इससे यांग ये को थोड़ा चक्कर आ गया। हालांकि वह जल्दी ही इससे उबर गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह महिला उसे नीची नज़र से देखे। सु किंगशी ने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया, जिससे हरी तलवार आसमान में उछल गई। सु किंगशी के पीछे खड़ा यांग ये लड़खड़ा गया और वह लगभग तलवार से गिर गया। सौभाग्य से उसके हाथ तेज थे और उसने जल्दी से सु किंगशी की कमर पकड़ ली, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। जब यांग ये ने उसकी कमर पकड़ी तो सु किंगशी ने थोड़ा अस्वाभाविक भाव प्रकट किया। हालांकि उसने उसे रोका नहीं, बल्कि अपनी गति बढ़ा दी। कुछ ही समय में वे दोनों स्नैक फॉरेस्ट और नेदर वुल्फ गॉज के बीच की सीमा पर पहुंच गए, और तब सु किंगशी ने अपनी तलवार दूर रखी और यांग ये को देखने से पहले संकेत दिया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने बैंगनी मिंग को बाहर बुलाया। बैंगनी मिंग अभी अभी जागा था और उसकी जीवंत और बड़ी आंखें थोड़ी नींद में थीं। उसने अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ते हुए सु किंगशी को देखा और फिर वह यांग ये के कंधे पर झपटा। उसके बाद उसने अपना छोटा सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ा, जैसे कि वह यांग ये से कह रहा हो कि वह उसे वापस सोने दे। यांग ये ने बैंगनी मिंग को अपने हाथों में लिया और कहा, छोटे साथी, मेरी कुछ मदद करो और फिर सो जाओ, ठीक है। बैंगनी मिंग ने यांग ये की ओर कड़वाहट से देखा, और इस नज़र से यांग ये की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि यह छोटा सा जीव वास्तव में बहुत ज्यादा इंसानों की तरह व्यवहार कर रहा था। बस मेरी थोड़ी मदद करो। मेरी मदद करने के बाद तुम वापस सो सकते हो, ठीक है। यांग ये ने मदद मांगना जारी रखा। यद्यपि वह छोटा सा साथी इस बात से थोड़ा अप्रसन्न था कि यांग ये ने उसकी नींद में खलल डाला था, फिर भी यांग ये के कुछ देर तक आग्रह करने पर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और यह प्रदर्शित किया कि वह मदद करने को तैयार था। जब उसने देखा कि छोटा लड़का सहमत हो गया है, तो यांग ये ने जल्दी से वह कारण बताया जिसके लिए सु किंगशी ने उससे मदद मांगी थी। कुछ ही क्षणों के बाद उस छोटे से साथी ने यांग ये की ओर अपने पंजे हिलाए, मानो वह यांग ये को कुछ बताना चाह रहा हो। यांग ये को सचमुच हल्का सिरदर्द हुआ जब उसने छोटे से साथी को अपने छोटे पंजे हिलाते हुए देखा, और वह अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, काश यह छोटा साथी मुझसे बात कर पाता। थोड़ी देर के बाद यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि छोटे साथी का क्या मतलब था, और फिर उसने सु किंगशी को देखा और कहा, छोटा साथी चाहता है कि हम कुछ निम्न रैंक वाले डाकबीस्ट को पकड़ लें, और वे जितने छोटे हों उतना अच्छा है।
सुकिंगशी ने उस छोटे लड़के की ओर देखा और फिर वह घूमी और नेदरवुल्फ फौज की ओर चली गई। करीब 30 मिनट बाद सुकिंगशी वापस लौटी और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। सुकिंगशी बैंगनी रंग की मिंक के पास गई और फिर उसने बैग खोला। बैग में करीब 20 से ज्यादा छोटे डाकबीस्ट थे। ये डाकबीस्ट बेहद छोटे थे। सबसे बड़ा सिर्फ मुट्ठी के आकार का था जबकि सबसे छोटा सिर्फ अंगूठे के आकार का था। बैग खुलने के बाद ये सभी छोटे डाकबीस्ट अस्त व्यस्त हो गए और वे भागने ही वाले थे कि तभी छोटे से साथी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।